और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? विसर्ग का उच्चारण स्थान अभी ऊपर बढ़ाए हैं, बताए हैं। विसर्ग की पहला सभी आता है, इसका आंसर होगा कंठ। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे पूछे कंठ और नासिक के अंतर्गत क्या आता है, तब बताएंगे ज। और दंत और ओष्ठ के अंतर्गत क्या आता है, तो व आता है। और तालु और नासिक के अंतर्गत क्या आता है, तो अड़ा आता है। और ओष्ठ के अंतर्गत क्या आता है, तो ओष्ठ के अंतर्गत प वर्ग आता है। और छोटाऊ और बड़ाऊ आता है। और कब पूछता है नासिक, तो नासिक के अंतर्गत जो पांचवा वर्ण होता है वो आता है। ऐसे जो बिंदी जो दिया था ये भी संकेत आता है। कंठ ओष्ठ के अंतर्गत आता है ओ, आओ आता है। और ओष्ठ और नासिक के अंतर्गत ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, म आता है। नेक्स्ट इसका आंसर होगा 8वां का कंठ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से महाप्राण अघोष वर्ण है। महाप्राण अघोष वर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। बी छ सी घ डी झ। देखिए निम्नलिखित में से महाप्राण अघोष वर्ण है, तो इसका आंसर होगा बी छ। देखिए ये दोनों के अंतर्गत आता है। जैसे महाप्राण का बताए थे 2 4 होता है, 2 4 कौन आएगा, ख आएगा और घ आएगा, हो गया। ठीक उसी प्रकार हमें अघोष का होता है, तो यहाँ अघोष का बताए थे 1 और 2, ठीक बताए थे, याद कर लें। और प्लस स जो होते हैं, बड़ा सा छोटा सा पेशरुआ सा, ये याद कर लें। इसके अंतर्गत आता है। तो पूछ रहे दोनों में कौन सा है, तो दोनों में कौन मैच कर रहा है, तो देखिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ऊ यानी बड़ा ऊ दिया है, ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तब सभी लोग जानते हैं किसके अंतर्गत आता है। जितना बड़ी मात्राएं होती हैं अभी बताए हैं, ऊ किसके अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर होगा ए ओ। हेलो दोस्तों, आपका जेके स्टडी 99 में स्वागत है। हमारे चैनल को व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम शेयर करें। नए हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक स्किप ना करें बीच में। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं हिंदी पढ़ा चुका हूँ, इसे थोड़ा सा एक रिवीजन कर देते हैं। ये पढ़ा चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में देख लें। कंठ से संबंधित एक ऊपर समझाए थे, एक बार रिवीजन कर लें। कंठ के अंतर्गत अ आ क ख ग अंग और ह और विसर्ग से संबंधित वर्ण आते हैं। तालु के अंतर्गत छोटी ई च वर्ग और स ह य और यस आता है। मूर्धा के अंतर्गत री ट ठ र र स आता है। और दंत का त थ द यानी त वर्ग आता है। और ओष्ठ के अंतर्गत छोटाऊ बड़ाऊ प फ यानी प वर्ग आता है। कंठ और नासिक के अंतर्गत अंगा यानी पांचवा वर्ण आता है। मूर्धा और नासिक के अंतर्गत ज आता है। दंत और ओष्ठ के अंतर्गत व आता है। तालु और नासिक के अंतर्गत ड़ आता है। ओष्ठ और नासिका के अंतर्गत म आता है। नासिका के अंतर्गत अनुस्वार आता है। कंठ और ओष्ठ के अंतर्गत ए ओ आओ आता है। और कंठ तालु के अंतर्गत ए आया आता है। मैं कल जो वीडियो पहला डाले हैं उसके विस्तृत से पढ़ाए हैं, जाकर देख लें। एक ट्रिक बताए थे, के टी यम डी ओ। के से कंठ, कंठ के अंतर्गत क वर्ण आता है। टी से तालु, तालु के अंतर्गत च वर्ण आता है। यम से मूर्धा होने के बाद ट वर्ग आता है। डी से दंत, दंत के अंतर्गत त थ द यानी त वर्ग आता है। ओष्ठ के अंतर्गत प वर्ग और छोटाऊ बड़ाऊ आता है। चलिए सेशन एक ही बात रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। सभी आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, बीच में स्किप ना करें। तो क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन पहला कह रहा है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान है। पहला ऑप्शन कंठ, बी तालु, सी दंत, डी मूर्धा यानी मूर्धा मूछ लिख दिया है। चलिए इसका कंठ तुम्हें आएगा अंतर्गत, क वर्ग कंठ के अंतर्गत आएगा। पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प वर्ग का उच्चारण स्थान है। प वर्ग का उच्चारण स्थान है। पहला ऑप्शन दंत, बी कंठ, सी ओष्ठ, डी तालु। तभी सभी लोग समझाए हैं। डी से समझाए तो दंत के, दंत का यानी त वर्ग आता है, त वर्ग। और कंठ के अंतर्गत क वर्ग आता है, क वर्ग। ओष्ठ के अंतर्गत ओ, तालु का दंत त वर्ग आता है।
ओष्ठ के अंतर्गत अभी बताए हैं ट ट वर्ग आता है, तो इसका प वर्ग कौन के अंतर्गत आएगा? प फ ब म। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन देखें सी, ओष्ठ के अंतर्गत प फ ब म ट ठ ड ढ़ त थ द न, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट, घ का उच्चारण स्थान है, तो क वर्ग के अंतर्गत आता है, तो ये होगा इसका ऑप्शन पहला कंठ। घ का उच्चारण स्थान है क ख घ, ये होगा कंठ क्या आएगा? सी बी तालु दे दिया है, त थ द नहीं गलती दे दिया है, इसका आंसर होगा कंठ। ये क वर्ग जितने होते हैं ये कंठ के अंतर्गत आते हैं, और ह भी आता है। नेक्स्ट, घ का उच्चारण स्थान ये भी होगा कंठ के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। वीडियो को शुरू से अंत तक बीच में स्किप ना करें, नया चैनल सब्सक्राइब कर लें। भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? पहला ऑप्शन लेखकों की, बी कहानी की, सी विचारों की, डी रचना की। तो भाषा किसकी अभिव्यक्ति माध्यम है? ए है विचारों की माध्यम भाषा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। व्याकरण वह ज्ञान है जो, व्याकरण वह ज्ञान है जो, ऑप्शन के अनुसार कमेंट बॉक्स में आंसर दें। पहला ऑप्शन में दिया है त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता, बी मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है, सी नियमों का विश्लेषण नहीं करता, डी आवश्यक नहीं है। तो व्याकरण वह ज्ञान है जो मानक के आधार पर भाषा का प्रदान करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। घ का उच्चारण स्थान है, ते कवर अंतर्गत आता है, ते होगा कंठ के अंतर्गत। ऊपर गलती दे दिया था, देखिए यहाँ पर सही है, रिवीजन भी हो गया, फिर से रिवाइज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? विसर्ग का उच्चारण स्थान अभी ऊपर बढ़ाए हैं, बताए हैं, विसर्ग की पहला पर सभी आता है, इसका आंसर होगा कंठ। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे पूछे कंठ और नासिक के अंतर्गत क्या आता है, तब बताएंगे ज, और दंत और ओष्ठ के अंतर्गत क्या आता है, तो व आता है, और तालु और नासिक के अंतर्गत क्या आता है, तो अड़ आता है, और ओष्ठ के अंतर्गत क्या आता है, तो ओष्ठ के अंतर्गत प वर्ग आता है, और छोटाऊ और बड़ाऊ आता है। और कब पूछता है नासिक, तो नासिक के अंतर्गत जो पांचवा वर्ण होता है वो आता है, ऐसे जो बिंदी जो दिया था ये भी संकेत आता है। कंठ ओष्ठ के अंतर्गत आता है, ओ आओ आता है, और ओष्ठ और नासिक के अंतर्गत ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, म आता है। नेक्स्ट, इसका आंसर होगा 8वां का कंठ। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से महाप्राण अघोष वर्ण है, महाप्राण अघोष वर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। बी छ, सी घ, डी झ। देखिए निम्नलिखित से महाप्राण अघोष वर्ण है, तो इसका आंसर होगा बी छ। देखिए ये दोनों के अंतर्गत आता है, जैसे महाप्राण का बताए थे 2 4 होता है, 2 4 कौन आएगा, ख आएगा और घ आएगा, हो गया। ठीक उसी प्रकार हमें अघोष का होता है, तो यहाँ अघोष का बताए थे 1 और 2, ठीक बताए थे, याद कर लें, और प्लस स जो होते हैं, बड़ा सा छोटा सा पेटफरुआ सा, ये याद कर लें, इसके अंतर्गत आता है। तो पूछ रहे दोनों में कौन सा है, तो दोनों में कौन मैच कर रहा है, तो देखिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ यानी बड़ा ऊ दिया है, ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तब सभी लोग जानते हैं किसके अंतर्गत आता है, जितना बड़ी मात्राएं होती हैं अभी बताए हैं, ऊ किसके अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर होगा ए ओष्ठ के अंतर्गत। अगर बोलेंगे ऊ तो दोनों ओ थोड़ा सुकड़ जाएगा, तो ओष्ठ के अंतर्गत। नेक्स्ट, महाप्राण, निम्नलिखित में से महाप्राण घोष वर्ण कौन है? पहला ऑप्शन ख, बी छ, सी ठ, डी भ। तो महाप्राण अभी बताए हैं 2 4 और प्लस बड़ा सा छोटा सा पिटफरुआ से सभी आते हैं, तो ये होगा ख, यहाँ पर होगा, यहाँ पर चौथा होगा घ। तो इसमें कौन मैच कर रहा है, ख मैच कर रहा है दूसरा। देखिए इसके अनुसार अभी सभी को पारा पारी अभी रिवीजन करा देंगे, तो आएगा
महाप्राण घोष वर्ण है, महाप्राण भी और घोष वर्ण भी दोनों पूछ रहा है। तो घोष और वर्ण देखिए, हम बस महाप्राण का बता दिए हैं। महाप्राण का ट्रिक होता है 2 4 प्लस 100 तीनों 100 जितने होते हैं, और घोष का होता है 345 याद कर लें, प्लस य र ल व, ये भी सभी आते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ एवं तालु के संयोग से होता है? किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के संयोग से होता है? पहला ऑप्शन म, बी ख, सी ऑप्शन ए, डी च। किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु के संयोग से होता है? क्वेश्चन नंबर 12 कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो कंठ और तालु के अंतर्गत कौन आता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें। बताते हैं, कंठ प्लस तालु के अंतर्गत ए आए अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कौन मैच कर रहा है? ऑप्शन सी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ के संयोग से होता है? पहला ऑप्शन ओ, बी फ, सी ऑप्शन ख, डी ऑप्शन ए। तो कंठ और ओष्ठ के अंतर्गत आता है ओ और आओ, इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें कौन मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है ऑप्शन पहला। तो इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है, जो नासिक के द्वारा भी बताए थे, अभी ऊपर समझा चुके हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नासिक द्वारा तालु द्वारा त थ जो आता है, कंठ से क वर्ग आता है, मुंह से ट मूर्धा के अंतर्गत आता है वर्ण। ते होगा ऑप्शन बी, नासिका द्वारा ऐसे संकेत लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, टोटल 36 क्वेश्चन है, रिवीजन के तौर पर देख लें। जो मोस्ट इंपोर्टेंट उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी राज्य स्तर पर हिंदी पूछी जाती है, सभी जी हिंदी के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन दीर्घ, बी अक्षर, सी व्यंजन, डी हर्ष स्वर। तो एक मात्रा का लगता है यानी छोटा सबसे होता है, उसे एक मात्रा का और दो मात्रा का प्रयोग होता है, दीर्घ होता है। तो इसे देख लीजिए, ऑप्शन होगा डी, एक मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे एक मात्रा का प्रयोग होगा तो होगा अ और ई के अंतर्गत आएगा, इसी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट दीर्घ के अंतर्गत आता है, सभी बड़ी मात्राएं आती हैं और बड़ी ई। नेक्स्ट सभी क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं, शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? पहला दीर्घ स्वर, बी अक्षर, सी व्यंजन, डी हर्ष स्वर। अभी बताए हैं। इसमें एक अक्षर का लगता है मात्रा का समय, जैसे छोटी ई हो गया, और इसमें सभी बड़ी मात्राएं होंगी, इसी का उल्टा है, और बड़ी ई और आओ लगे होते हैं। तो पूछ रहा है स्वर के उच्चारण में दो मात्रा लगे ऐसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? सबसे दो अक्षर लगे तो होगा दीर्घ, दो मात्राएं का प्रयोग होता है, यानी बड़ी मात्राएं जितनी होगी वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएगी, और सिंगल यानी छोटी मात्रा वाली जितने होगा वो हर्ष स्वर के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को कहते हैं? पहला ऑप्शन भाषा, बी अक्षर, सी मुहावरा, डी वाक्य। व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भाषा कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध हमें भाषा में समझाना चाहता है तो यानी वो सार्थक वाणी यानी सार्थक भाषा में हमें यानी बात कहना चाहता है तो उसे क्या कहेंगे? वो एक तरह का वो भाषा हो जाएगा। तो उसी प्रकार पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को कहते हैं? यानी ध्वनि या ध्वनि समूह के न्यूनतम या सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन भाषा, बी अक्षर,
सी मुहावरा, डी वाक्य। सबसे छोटा कौन सा है? इसमें सबसे छोटा कौन सा है? अनुमान लगाते हैं। ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। अब बचे ए और बी। तो इसे ध्वनि या समूह की उच्चारित इकाई को क्या कहते हैं? तो हो सकता है भाषा, पहले भाषा होगा, ये अक्षर ते होगा, अक्षर बनेगा। सबसे ध्वनि एवं वर्णित इकाई को अक्षर कहते हैं। जैसे दो वर्ण मिलकर एक शब्द बन जाता है, उसी शब्द को अक्षर कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ऑप्शन बी होगा 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? भाषा, बी अक्षर, सी स्वर, डी ध्वनि। कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वर कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन भाषा, बी अक्षर, सी स्वर, डी व्यंजन। प्रश्न समझते और ऑप्शन के समझ जो है नए वो नोट करते चलें कापी में। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे कहते हैं। तो जिस उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। पहला ऑप्शन ये कहता है डी पर व्यंजन दिया है, डी नंबर सही होगा। अगर जिसमें नहीं स्वर की मात्रा लेती है उसे वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओष्ठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे कहते हैं। प्रश्न कह रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन अंतस्थ व्यंजन, बी अक्षर, सी स्वर, डी संयुक्त व्यंजन। तो इसका आंसर होगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 प्रकार का होता है। पहला य, र, ल, व। तो सभी 4 प्रकार के होते हैं, इन्हें याद रखें। संयुक्त व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होता है छ, त्र, से, ज्ञ। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट एज का है ए और एक 4 प्रकार का होता है पहला। तो इसका आंसर क्या पूछा है? हल्का स्पर्श करते हैं तालु, दांत तथा ओठ आपस में। ते जीभ के द्वारा होता है यह र ल होगा। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 22। किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह कहलाता है। प्रश्न को समझें। किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह कहलाता है। पहला ऑप्शन अंतस्थ व्यंजन, बी अक्षर, सी स्वर, डी बलाघात। तो जिसमें बल दिया जाता है उसी पे बोल दिया है, बलाघात कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और जिससे हकार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन अल्पप्राण, बी अक्षर, सी स्वर, डी बलाघात। प्रश्न है जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और जिससे हकार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे कहते हैं। इसका आंसर होगा ए अल्प प्राण। अल्प प्राण का ट्रिक बताए थे 135। ये होगा क, ग और अंग, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। व्यंजन प्रत्येक का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण कहलाता है। पहला, तीसरा और पांचवा अभी तो बताए हैं अल्प प्राण। इसका आंसर होगा अल्प प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा जिससे हकार की ध्वनि निकलती है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन अल्प प्राण, बी अक्षर,
सी महाप्राण, डी बलाघात। जिस पर बल दिया जाता है उसे बलाघात किया जाता है, बलाघात कहते हैं। जिस और 135 बताए थे और 24 महाप्राण याद करने के लिए, तो इसका आंसर होगा सी महाप्राण। प्रश्न है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है उसको, जिससे हकार की ध्वनि निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहते हैं? प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अभी बताए हैं। 24 जो होता है वो महाप्राण का होता है, 135 अल्पप्राण का होता है, अघोष 345 सभी अभी रिविजन करा दिए हैं। तो पूछ रहा है दूसरा और चौथा, तो क्या होगा? महाप्राण। तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन संयुक्त ध्वनि, बी अक्षर, सी महाप्राण, डी बलाघात। मिल जाए यानी संयुक्त यानी मिलना, संधि जोड़ना, ठीक क्या हो? तो पहला ऑप्शन तो दे रहा है, तो इसका होगा पहला ऑप्शन। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए, मिलना ऐसे देखिए पहले के ऑप्शन देख के ही मार देंगे। संयुक्त मतलब जोड़ना, और व्यंजन या ध्वनि जो वर्ण होते हैं उसे जोड़ देंगे तो संयुक्त ध्वनि हो जाएगा। उसी को पूछ रहा है। इसका परिभाषा दिया है कि जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट 27 का पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में संयुक्त ध्वनि कौन है? निम्नलिखित में से संयुक्त ध्वनि कौन से है? अभी बताए थे 4, त्र, छ, ज्ञ, श्री वाला जो होता है ये होता है। तो इसमें से कौन सा, ये 4 होते हैं, तो इसमें से कौन समझ कर आए? त्र। तो पहला ऑप्शन होगा सही, इसका आंसर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे कहते हैं? किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे कहते हैं? पहला ऑप्शन अल्पप्राण, बी संगम, सी महाप्राण, डी बलाघात। तो किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे हम कहते हैं ऑप्शन बी संगम। विराम लाता है उसे संगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 और 6 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से ऊष्म वर्ण कौन सा है? ऊष्म वर्ण का मतलब जैसे सभी कैपिटल आ जाएंगे, जैसे स, हा। तो इसमें से कौन सा मैच कर रहा है? बड़ा सा वाला मैच कर रहा है, ऑप्शन पहला। तो इसका आंसर होगा ऊष्म व्यंजन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से अंतस्थ कौन है? अंतस्थ कौन है? अंतस्थ यानी 4 अंतस्थ 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन? तो य, र, ल, व। तो इसमें ऑप्शन में देखिए कौन सा मैच कर रहा है? व मैच कर रहा है। सी ऑप्शन ए है ऊष्म व्यंजन, ए है तालु व्यंजन, भ म व्यंजन वर्ण व्यंजन के अंतर्गत आता है, स्पर्श व्यंजन के बाद अंतर्गत आता है भ। तो इसका क्या पूरा अंतस्थ, अंतस्थ के अंतर ऑप्शन होगा सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से एक मात्रिक यानी मूल स्वर कौन सा है? मूल स्वर कौन सा है? तो स्वर के अंतर्गत आ जितनी मात्राएं होती हैं 11 13 टोटल, तो वही होगी मूल स्वर पूछ रहा है। तो कौन सा दिया है? ऑप्शन में बी दिया है स व्यंजन है, व व्यंजन है, डी ऑप्शन में भ है व्यंजन है। लेकिन वह एक बात ख्याल रखें, व और य इसे अर्ध व्यंजन भी कहते हैं, ये अर्ध व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर होगा मूल स्वर के अंतर्गत ऑप्शन बी, ये स्वर है आ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो 11 होते हैं, टोटल 13 होते हैं। तो किस में दिया ऑप्शन में 11? ऑप्शन पहला में दिया 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप लोग सभी जानते हैं, ऑप्शन के अनुसार कोई नहीं मैच कर रहा है, पहला मैच कर रहा है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 36, वर्णों के समूह को कहते हैं, वर्णों को समूह को यानी वर्णों को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। परिभाषा इसका कि वर्णों को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के संयुक्त व्यंजन संयुक्त को या कोई शब्द बनता है उसे अक्षर, और वर्णों को समूह को कोई बन जाता है तो वर्णमाला। वर्णमाला से जानते हैं आप लोग, कोई वर्ण मिला देंगे तो शब्द बनेगा, शब्द यानी अक्षर। नेक्स्ट, ह का उच्चारण स्थान है। ह का उच्चारण स्थान बताए थे, क वर्ग के अंतर्गत आता है, अ, आ और ह आता है। ते क वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ते कंठ के अंतर्गत, तो ह का उच्चारण स्थान होगा कंठ। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कंठ के अंतर्गत। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, प्यार से कमेंट करें। यही सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। सेशन को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।